रानीगंज नाम के गांव में माया अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। माया के पापा मम्मी का तलाक हो गया था, जिसके बाद उसके पापा के पास माया की कस्टडी आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। राजेश अकेले सब कुछ संभालता था। माया स्कूल जाती थी और उसके पापा उसे लंच बनाकर देते थे और घर का सारा काम करने के बाद बाहर फल बेचने जाते थे। राजेश अपनी बेटी की सारी इच्छा पूरी करता था ताकि उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो और वो खुशी से रह सके। एक दिन माया अपने पापा से कहती है, पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं। इतना तो किसी की माँ भी ख्याल नहीं रखती होगी जितना मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी दूंगा और हर वक्त तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अभी तो मुझे तेरी अच्छी परवरिश के लिए और भी बहुत मेहनत करना है। तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है जो मेरी सारी बात मानती है। मैं फल बेचता हूँ, लेकिन तुझे इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि तुझे कभी भी मेरी तरह ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पापा आप मुझे घर का कोई काम सीखने क्यों नहीं देती हैं? बेटा, अगर मैं तुझे घर का काम सिखाने लग जाऊंगा फिर तू पढ़ाई कब करेगी? काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगा। तू बस पढ़ाई कर। मैं नहीं चाहता कि घर के काम की वजह से तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो। इस तरह राजेश अपनी बेटी का बहुत साथ देता था और दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। माया 12वीं क्लास में थी। वो 12वीं में अच्छे नंबरों के साथ टॉप करती है। पापा आज मेरा रिजल्ट आया है, मैंने 96% के साथ अपने स्कूल में टॉप किया है। ये सुनकर राजेश बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद खीर बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद राजेश खीर बनाकर लाता है और दोनों एक साथ खाते हैं। तभी खाते खाते बातों ही बातों में माया राजेश से कहती है, पापा मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, इसलिए मेरा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। इसलिए आप अभी से ही मेरे लिए किताबें लेकर आ जाइए, मैं पहले से ही पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तुम मुझे एक कागज में लिख कर दे देना कौन कौन सी किताब लानी है, मैं कल ले आऊँगा। पापा ये किताबें गांव में नहीं मिलती है, इसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कल मैं अपने सारे काम छोड़कर पहले शहर जाऊंगा। अगले दिन राजेश माया की किताबें लेने शहर जाता है। जिस ट्रेन से राजेश शहर जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ट्रेन में मौजूद कई लोग मारे जाते हैं और उन लोगों में से राजेश भी था। गांव के कुछ लोग माया को उसके पापा के मौत के बारे में बताते हैं। पापा आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आंखें खोलो पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अच्छा होता मैं आपको शहर जाने के लिए बोलती ही नहीं, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था। आपने मेरा कितना साथ दिया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आपने एक माँ से बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? इस तरह माया बहुत रो रही होती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह गांव के लोग मिलकर राजेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और माया के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी दादी उसके घर आती है। बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ तू अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। तू कब तक अपना गुजारा कर पाएगी? पास वाले गांव में तेरे चाचा जी रहते हैं, मुझे लगता है तुझे वहाँ जाना चाहिए। माया को बूढ़ी दादी की बात सही लगती है और थोड़ी देर बाद वो अपना सारा सामान ले लेती है और अपने चाचा चाची के घर चली जाती है। माया जब अपने चाचा के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके चाचा जी पौधे को पानी डाल रहे हैं। वो अपने चाचा जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। चाचा जी, आपको तो पता ही होगा 5 दिन पहले मेरे पापा की मौत हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा चाची यहाँ रहते हैं। वो तो पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी काकी ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैं बिना सोचे समझे यहाँ आ गई। हाँ, मुझे इस बारे में पता चला, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत जरूरी काम से शहर गया हुआ था। तुमने अच्छा किया कि यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी चाची तुम्हें अपनी बेटी कृतिका की तरह ही प्यार करेंगे। मैं अभी तुम्हारी चाची को बुलाता हूँ। सूरज निराली को आवाज लगाता है।
सूरज की आवाज सुनकर निराली और कृतिका वहाँ आ जाती है। दोनों माँ बेटी माया को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। हाँ हाँ, आ गई यहाँ मुँह उठाकर, कहीं से भी उठकर आ जाते हैं। हमारे घर में पैसों के पेड़ लगे हुए हैं ना, जो अब इसका भी खर्चा उठाएं। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? ये मेरे भाई की बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे कुछ तो शर्म करो। वैसे भी भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए माया यही रहेगी। इतना बोलकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है। निराली माया को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सूरज की वजह से उसे रखना पड़ता है। निराली अपने मन में सोचती है, आ तो गई मेरे घर, लेकिन मैं इसे यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं इसको इतना तंग करूंगी कि खुद घर छोड़कर चली जाएगी। उस दिन से निराली माया से घर के सारे काम करवाती थी और कभी कभी तो बिना बात के मार दिया करती थी। सूरज शहर में अपना बिजनेस देखता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माया निराली का सारा अत्याचार सह रही थी और किसी को कुछ नहीं बोलती। एक दिन माया घर की सारी सफाई करने के बाद निराली से कहती है, चाची मैंने घर के कोने कोने की सफाई कर दी है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। निराली किचन में जाती है और वहाँ से एक दिन पुराना रोटी लेकर आ जाती है। चाची ये तो कल की रोटी है। हाँ, और तुझे ऐसा ही खाना मिलेगा। ये बचा हुआ खाना मुझे फेंकना पड़ता था, लेकिन अब तू है ना, तुझे ही खिला दिया करूँगी। इतना बोलकर निराली वहाँ से चली जाती है। माया एक दिन पुरानी रोटी खा लेती है। अगले दिन माया कृतिका के कपड़े तय लगाकर उसके कमरे में रखने जाती है। तभी उसकी नजर कृतिका के बहुत ही सुंदर लहंगे पर जाती है। माया ने पहली बार लहंगा देखा था, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो उसे पहन लेती है। तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है। माया को अपना लहंगा पहना हुआ देख कृतिका गुस्से से लाल हो जाती है। नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा लहंगा पहनने की? तूने मेरा लहंगा खराब कर दिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कृतिका की आवाज सुनकर निराली वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर कृतिका बोलती है, मम्मी, इस नौकरानी ने मेरा महंगा लहंगा खराब कर दिया। मैंने इसे अभी तक पहना नहीं था और मैंने सोचा था कि इसे मामा जी की शादी में पहनूंगी, लेकिन उससे पहले ही इसने मेरा इतना सुंदर लहंगा खराब कर दिया। अरे नौकरानी, तूने कभी ऐसा लहंगा देखा भी है? मेरी बेटी का लहंगा बहुत महंगा था, इसलिए इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मनहूस, मेरे घर से बाहर निकल जा। नहीं चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना मेरे घर से बाहर निकल तो बाहर निकल। अगर कहने पर नहीं गई तो मार कर बाहर निकालूंगी। माया घर से बाहर नहीं जाती है और दोनों के सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर माया को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। माया रोते हुए जंगल में चली जाती है। माया सुबह से रात तक जंगल में ही बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि जंगल के बीचों बीच अपने आप एक झरना प्रकट हो गया है, जिसका पानी गुलाबी रंग का है। मैं तो सुबह से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई झरना नहीं था, फिर ये गुलाबी झरना कहाँ से आया? थोड़ी देर तक सोचने के बाद माया गुलाबी झरने के अंदर हाथ डालती है। माया जैसे ही गुलाबी झरने के अंदर हाथ डालती है, उसके हाथ में एक सुंदर सा लहंगा आ जाता है। इसके अंदर तो इतना सुंदर लहंगा था। तभी गुलाबी झरने से एक आवाज आती है, दिशा, मैं एक जादुई गुलाबी झरना हूँ जिसके अंदर बहुत जादुई लहंगे हैं। लेकिन आप अचानक अभी ही क्यों आए? क्योंकि जब भी मैं किसी परेशान व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखता हूँ तो अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था और यहाँ मैं सुबह से तुम्हें परेशानी के साथ बैठे हुए देखा, इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। हाँ, मैं ये सोच कर बहुत परेशान हूँ कि कहाँ रहूँगी और क्या खाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये जादुई लहंगा है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब देगी, इसलिए जादुई लहंगे के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर माया बहुत खुश होती है और गुलाबी झरने को धन्यवाद करती है। सुबह होने के बाद माया जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। हे जादुई लहंगा, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो।
उसके बाद जादुई लहंगा वहाँ एक बड़ा सा सुंदर सा घर प्रकट कर देता है। माया घर के अंदर जाती है और उसे घर के अंदर सारा सामान मिलता है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन निराली की एक सहेली माया को देखती है और निराली को जाकर सारी बात बताती है। ये सब सुनकर निराली हैरान रह जाती है। निराली कृतिका को सारी बातें बताती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी माया के घर जाती है। माया जादुई लहंगे से कुछ पैसे मांग रही थी और ये सब दोनों माँ बेटी देख लेती है। चलो मम्मी, इससे ये जादुई लहंगा छीन लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी माया के घर के अंदर जाते हैं और उससे जादुई लहंगा छीनने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई लहंगे में से एक जहरीला सांप निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। उसी वक्त दोनों माँ बेटी की मौत हो जाती है और जादुई लहंगा उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इन दोनों की तो मौत हो गई। चाचा जी ने कभी मेरे साथ कुछ भेदभाव नहीं किया है, यहाँ तक कि वो मेरे लिए चाची से लड़ाई भी करते थे। मैं चाचा जी को इस बारे में फोन पर बता देती हूँ। माया सूरज को फोन करती है और उसे ये सारी बातें बताती है। सूरज को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सूरज खुद को समझा लेता है। माया को जब भी अपने चाचा जी से मिलने का मन करता था तो वो उनके घर चली जाती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और माया हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। परी की सौतेली बहन। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में सोनाली नाम की रानी परी राज किया करती थी। सोनाली परी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, इसलिए परी लोक की सभी परियां सोनाली परी का आदर करती थी। सोनाली परी की एक बेटी भी थी जिसका नाम छाया था। सोनाली परी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सोनाली परी परीलोक का भ्रमण कर रही थी कि तभी उसे अचानक नदी किनारे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। देखूं जरा ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे इस पेड़ के नीचे तो कोई बच्चा रो रहा है। अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे यहाँ कौन छोड़ गया। रो मत बच्चे, चुप हो जा। सोनाली परी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है। छाया बेटी इधर आओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। माँ ये कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। ये तुम्हारी छोटी बहन है और आज से इसका नाम कोमल है। माँ बेशक इसे अपनी बेटी मानती हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। समय ऐसे ही बीतने लगता है। सोनाली परी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। वो दोनों में कोई फर्क नहीं करती थी। वो कभी भी कोमल को ये एहसास नहीं होने देती थी कि कोमल उसकी सगी बेटी नहीं है। एक दिन सोनाली परी बाजार जाती है तो उसकी नजर दुकान में टंगी दो सुंदर फ्रॉक पर जाती है। कितनी सुंदर फ्रॉक है, ये फ्रॉक छाया और कोमल पर बहुत अच्छी लगेगी। ये सोचकर सोनाली परी दोनों फ्रॉक खरीदकर घर वापस आ जाती है। छाया, कोमल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। सोनाली परी की आवाज सुनकर छाया और कोमल वहाँ पर आती हैं। माँ आप क्या लेकर आई हो? मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही सुंदर दो फ्रॉक लेकर आई हूँ। माँ ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। माँ आप बहुत अच्छी हो, मुझे ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आई। माँ आपने इसका कलर देखा है, कितना डार्क है। आज के जमाने में इतना डार्क कलर कौन पहनता है। ये डार्क कलर की फ्रॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी देखो ना, इसका डिजाइन कितना सुंदर है, और वैसे भी माँ इतने प्यार से हम दोनों के लिए ये लेकर आई है। रख लो ना प्लीज। तुमसे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में मत बोल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का। वो तुमसे कितना प्यार करती है और तू जब देखो उसे डांटती रहती है। माँ आप प्लीज शांत हो जाओ ना, दीदी पर इतना गुस्सा मत करो। तू फिर बोली बीच में? तुझसे कहा ना अपने काम से काम रख, तुझे समझ नहीं आता क्या?
जब देखो मेरी और माँ के बीच में बोलती रहती है, सौतेली कहीं की। छाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोमल को ये सब बोलने की? सोनाली परी छाया परी को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। छाया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। जब से कोमल की बच्ची आई है तब से माँ मुझसे ज्यादा इससे प्यार करती है, जैसे कोमल नहीं मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। तभी सोनाली परी छाया के कमरे में आती है। मुझे माफ कर दो छाया, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन तुमने बात ही ऐसी करी थी। मैंने कभी भी तुम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मैं जितना प्यार कोमल से करती हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप केवल कोमल की ही माँ हो। आप हमेशा कोमल को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। नहीं छाया, ऐसा नहीं है। बस अब आप मुझे अकेला छोड़ दो। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। छाया को कोमल से पहले से भी ज्यादा जलन होने लगती है। कभी सोनाली परी कोमल की तारीफ करती तो छाया गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। अब वो कोमल को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन जब सोनाली परी घर पर नहीं होती है, तब छाया कोमल के कमरे में तेल गिरा देती है, जिससे कोमल फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। कोमल रोने लगती है। ये देखकर छाया मन ही मन खुश होने लगती है। आज तो मजा ही आ गया। देखो कैसे रो रही है। आगे आगे देख बच्चू, मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना है ना, देख मैं तुझसे क्या क्या छीनती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपने कपड़े तह लगाकर अलमारी में रख रही थी। तभी छाया उसे कपड़े तय करते हुए देख लेती है। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है। कोमल की बच्ची, तुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का शौक है ना? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना सोचकर छाया दरवाजे के पीछे छिपकर कोमल के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगती है और उसके जाते ही उसकी अलमारी में चूहे छोड़ देती है। बेटा, अब आएगा मजा। शाम को जब कोमल अपने कमरे में आती है तो पहनने के लिए जैसे ही फ्रॉक निकालती है, वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं। अरे ये क्या हो गया? सुबह तक तो ये सारे कपड़े सही थे, इतनी जल्दी इसमें चूहे कहाँ से आ गए? मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था। अपने कपड़ों को कुतरा हुआ देख कोमल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी छाया पर जाती है, जो उसे देखकर हंस रही थी। इसका मतलब ये सब दीदी ने ही किया है। पता नहीं दीदी को मुझे परेशान करने में कौन सा मजा आता है। तभी उसके कमरे में सोनाली परी आती है। क्या हुआ कोमल, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो बात है, अब तुम अपनी माँ से छुपाओगी? बताओ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मेरी अलमारी के सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं। अब मैं क्या पहनूंगी? बस इतनी सी बात। आज मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर चलूंगी। तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आएगी तुम ले लेना। मैं कभी भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। इतना सुनते ही कोमल सोनाली परी को जोर से गले लगा लेती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भगवान करे हर बच्चे को आपकी जैसी माँ मिले। बेटा, दुनिया की सभी माँ अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है। अच्छा, अब चलो, बाजार के लिए देर हो रही है। तुम्हारे लिए ड्रेस भी तो लेनी है ना। कोमल और सोनाली बाजार के लिए निकल जाते हैं। छाया दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। जितना भी इस कोमल की बच्ची को माँ से दूर करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये माँ के करीब आ जाती है। अब इसके साथ कुछ बड़ा ही करना होगा, नहीं तो ये मुझे कभी भी माँ के करीब नहीं आने देगी। छाया मौके की तलाश करने लगती है। एक दिन छाया परीलोक में घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर नदी किनारे टूटे हुए पुल पर पड़ती है। ये पुल तो टूटा हुआ है। अगर मैं किसी तरह कोमल को यहाँ लाने में कामयाब हो जाऊं, तो ये मुसीबत हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद छाया कोमल के पास आती है। क्या हुआ दीदी, आपको मुझसे कुछ काम था? नहीं, बस नदी किनारे बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। क्या तुम मेरे साथ उन्हें देखने चलोगी?
दीदी, आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? आप तो मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? मैंने तो इसलिए पूछ लिया था क्योंकि वो फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। दीदी, अगर आप इतने प्यार से मुझसे पूछ रही हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इतना कहकर छाया और कोमल नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दीदी, कहाँ है फूल? मुझे तो यहाँ पर कोई फूल नहीं दिख रहा। फूल होगा तो दिखाई देगा ना। मतलब अभी बताती हूँ। फिर जैसे ही छाया कोमल को नदी में धक्का देने वाली होती है कि तभी छाया का पैर फिसल जाता है और वो खुद नदी में गिर जाती है। ये देखकर कोमल आओ देखती है ना ताओ, नदी में कूद जाती है और गांव वालों की मदद से छाया को बचा लेती है। कोमल का ये निश्चल प्यार देखकर छाया का मन पिघल जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तुझे न जाने कितने तरीकों से मैंने परेशान किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तू महान है कोमल। मुझे तेरी जैसी बहन ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दे कोमल। इतना कहकर कोमल जोर जोर से रोने लगती है। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर छाया कोमल को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से छाया और कोमल दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं। शैतान बाप और जादुई लहंगे का जादू। एक समय की बात है, मुस्कान अपनी माँ सरस्वती और पिता राकेश के साथ रहा करती थी। राकेश बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का इंसान था। उसे गुस्सा आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था, इसलिए मुस्कान ज्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताया करती थी। लेकिन उसकी ये खुशी भी उसे छिन जाती है जब उसे फोन पर ये पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उसकी मृत्यु हो गई है। इससे मुस्कान पूरी तरीके से टूट जाती है और हमेशा अपनी माँ को ही याद करती रहती है। सरस्वती के मरने के 1 महीने बाद ही राकेश एक मिताली नाम की औरत से शादी कर लेता है। देखो मिताली, मुस्कान अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वो माँ के बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए मैं तुम्हें इस घर में लाया हूँ ताकि तुम उसकी माँ बनकर उसका ध्यान रख सको। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुस्कान बहुत प्यारी बच्ची है। मैं उसका अपनी खुद की बच्ची की तरह ध्यान रखूंगी। अच्छी बात है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसके बाद मिताली मुस्कान से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। मुस्कान, देखो तुमसे मिलने कौन आई है, तुम्हारी नई माँ। यहाँ से चली जाइए। मैं जानती हूँ आप मेरी सौतेली माँ है और सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो अपने बच्चों को मारती है और उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे, ऐसा तुमसे किसने कहा? और हाँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी प्यारी छोटी माँ हूँ। अगर तुम मुझे माँ नहीं कह सकती तो तुम मुझे छोटी माँ बुला लेना, ये तो ठीक है ना लिटिल प्रिंसेस। मुस्कान को मिताली की बातें अच्छी लगने लगती है। इसके बाद मिताली भी मुस्कान को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश करती है और जल्द ही वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है। छोटी माँ, आपको पता है मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी। उन्हें नूडल्स बहुत अच्छे बनाने आते थे। अगर तुम उनके हाथ के नूडल्स खाती ना तो मेरी तरह तुम भी उनकी फैन हो जाती। अरे वाह, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ के नूडल्स की रेसिपी पता है? हाँ, मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, उसमें सारी रेसिपी है। वैसे क्या तुम ट्राई करने वाली हो? हाँ, अगर तुम परमिशन दो तो। यस, परमिशन ग्रांटेड। इसके बाद दोनों माँ बेटी एक साथ रसोई में नूडल बनाने लगती है और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगती है। मुस्कान मिताली में अपनी माँ की छवि देखने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मुस्कान अपनी अलमारी में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकालकर मिताली को देते हुए कहती है, छोटी माँ, तुम्हें पता है ये मेरी माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था। एक बार तुम इस लहंगे को ट्राई करो ना।
ठीक है। इसके बाद मिताली वो लहंगा ट्राई करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। वो लहंगे को पहन लेती है। तभी राकेश डोरबेल बजाता है। मिताली, दरवाजा खोलो मिताली। मिताली जल्दी जाती है और दरवाजा खोलती है, परंतु राकेश को वो कहीं दिखाई नहीं देती। अरे दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और यहाँ कोई है क्यों नहीं? अरे मैं यहाँ हूँ तो। मिताली, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम कहाँ हो? यही हूँ। राकेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी होकर राकेश को आवाज लगाने लगती है। राकेश, राकेश, आर यू देयर? उस लड़की की आवाज सुनकर राकेश बाहर चला जाता है। आखिर माजरा क्या है? राकेश ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? इसके बाद में मिताली खुद को जाकर शीशे में देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शीशे में उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अरे, लगता है ये लहंगा जादुई है। इसे पहनती ही मैं गायब हो गई। मुझे ये सब मुस्कान को बताना होगा। इसके बाद मिताली सारी बात मुस्कान को बताती है। मुस्कान भी ये सुनकर हैरान रह जाती है। माँ ने भी ये लहंगा कई बार पहना है, पर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ऐसा होने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। तभी राकेश आ जाता है और मिताली को बुलाता है। तब तक मिताली लहंगा चेंज कर चुकी थी। ये क्या मिताली, थोड़ी देर पहले तुम ये क्या खेल खेल रही थी? अरे सॉरी, वो मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी, इसलिए। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी बना कर लाओ। मिताली रसोई में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन वो लड़की जो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर राकेश को आवाज लगा रही थी, वो उनके घर आती है। राकेश मिताली को बुलाकर कहता है, देखो मिताली, ये मेरी बिजनेस पार्टनर मोना है और आज हम दोनों एक बहुत ही बड़ी डील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए तुम नीचे मत आना और किसी और को भी आने मत देना। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद मिताली ऊपर मुस्कान के रूम में चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे ये आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ के मरने से पहले भी ये घर में कई बार आई हैं, लेकिन ये बहुत अजीब है। पता नहीं आज पापा और ये क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, उन दोनों को देखकर मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था, पर हम पता कैसे करेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं? अरे छोटी माँ, मेरी माँ का वो लहंगा है ना? अरे हाँ, ग्रेट आइडिया। वो लहंगा इस काम के लिए परफेक्ट है। इसके बाद मिताली मुस्कान की माँ का वो जादुई लहंगा पहन लेती है और उसे पहनती ही गायब हो जाती है। मुस्कान, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? माँ, मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। आप आखिर हो कहाँ? मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने ही हूँ। इसका मतलब ये लहंगा काम कर रहा है। इसके बाद मिताली उस रूम में चली जाती है जहाँ राकेश और मोना आपस में बातें कर रहे थे। राकेश, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा? मैं बता रही हूँ, मुझसे और अब इंतजार नहीं होता। तुम चिंता क्यों करती हो डार्लिंग? तुम तो जानती ही हो, हम दोनों ने सरस्वती का मर्डर प्रॉपर्टी के लिए किया था, पर उस सरस्वती ने सारी प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम कर रखी है। अब जब तक मैं मुस्कान को नहीं मारूंगा, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी। इसलिए तो मैंने उस मिताली से शादी की है। मुस्कान को जान से मारूंगा और सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा, क्योंकि सौतेली माँ को तो हर कोई जानता है। राकेश, जो भी करना है जल्दी करो। मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ मेरी जान, हम जल्दी शादी करेंगे। बस इस मुस्कान का किस्सा खत्म करूं, फिर हम एक साथ होंगे। ये सब सुनकर तो मिताली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता ये सारी बात। आखिर वो मुस्कान को बताए कैसे? पर वो हिम्मत करके मुस्कान को ये सारी बात बताती है। ये सब सुनकर मुस्कान का दिल टूट जाता है कि उसके पिता ने ही उसके साथ ये सब किया। हाँ, पहले भी पापा मेरी माँ को मारते थे, पर माँ ने कभी मुझे पता नहीं लगने दिया। मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाना होगा। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे जोश में होश खोने से फायदा नहीं होगा। हमें इन दोनों को सलाखों के पीछे करने के लिए एक प्लान की जरूरत होगी। कैसा प्लान छोटी माँ? मेरी बात सुनो। हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ जाकर तुम पुलिस को कहना कि तुमने अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखा है।
इसके बाद मुस्कान और मिताली पुलिस स्टेशन जाते हैं और मिताली के कहे अनुसार मुस्कान पुलिस को बताती है कि उसने अपनी माँ का मर्डर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है और उनका मर्डर उसके पिता और उसकी बिजनेस पार्टनर मोना ने ही किया है। जिसके बाद पुलिस बिना देर लगाए राकेश के घर पर आ जाती है और राकेश और मोना को गिरफ्तार करने लगती है। आप लोग हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया है? आपने अपनी पहली पत्नी सरस्वती जी का खून किया है और उनका खून करते हुए आपको आपकी बेटी ने देख लिया था। अरे ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने ट्रक से सरस्वती की गाड़ी को टक्कर मारी थी तब तो ये घर पर थी, तो ये सब कैसे देख सकती है? देख ले इंस्पेक्टर साहब, आपने इन्होंने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन लोगों को ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राकेश अपने जाल में खुद फंस जाता है। इसके बाद पुलिस राकेश और मोना को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उनकी किए की सजा देती है। यहाँ मुस्कान अपनी छोटी माँ का धन्यवाद करती है और अपनी छोटी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।